अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईसा कैसी हैं आप? मैं ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। सर, इंटरपोल ने मलिक रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें सबसे बढ़ चढ़ कर तो ये है कि कुछ ऐसी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जिन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अंधेरे में रख कर मलिक रियाज से डील करने की कोशिश की है। तो क्या मलिक रियाज केस पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा या फिर एक और अनरिजॉल्व्ड हाई प्रोफाइल केस बनकर रह जाएगा? बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो 2 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं कि कुछ एजेंसियों ने फील्ड मार्शल साहब को अंधेरे में रखते हुए मलिक रियाज से फ़ायदे भी उठाए जी। और उनसे डील करने की भी कोशिश की। तो सबसे पहला सवाल ये एक आम आदमी के ज़हन में ये सवाल आता है कि मलिक रियाज जिसका मुकदमा ये था कि उसने पाकिस्तान में लैंड ग्रैबिंग की है या नाजायज़ तौर पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई है या नाजायज़ तौर पे लोगों के हकूक़ गस्ब किए हैं, जी। तो ये तो एक सिविल मुकदमा बनता है। जी। इसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या काम है? हाँ। यही अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम है हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर की। ओके। इसीलिए चीज़ें अनरिजॉल्व रह जाती हैं, क्योंकि हम उनको गैर रवायती तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मसला करप्शन का नहीं होता, मसला लैंड ग्रैबिंग का नहीं होता, क्योंकि वो तो कई अरसे से चल रही होती है, डेकेड से चल रही होती है। अगर आप रियाज मलिक को सिर्फ इस वजह से एक निशाना बना रहे हैं कि उसने लोगों का माल खा लिया, उनको घर नहीं दिए, प्लॉट नहीं दिए, लोगों की नाजायज़ ज़मीनों पे कब्जा किया, तो ये केस तो 2018 से पहले का होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अव्वल ये जो फ्रेमिंग हुई है रियाज मलिक के ख़िलाफ़ मुकदमात की, ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। पहला सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल, उसकी जस्टिफिकेशन में काफ़ी ग्रे एरियाज़ है। अगर जस्टिफाई है भी तो आपने पहले दिन से क्यों नहीं शुरू किया जब से वो उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब करना शुरू किया, एक छोटे बिल्डर से एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक तक, फिर एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से लेकर एक मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून तक का जो सफ़र है, उसके दौरान जो जितनी इलीगलिटीज़ की उन्होंने, जब वो ये कहते थे कि आपने किसके हाथ की चाय पीनी है, अपने विजिटर्स को कहते थे, किसी मेजर के हाथ की पीनी है, किसी कर्नल के हाथ की पीनी है, किसी ब्रिगेडियर के हाथ की पीनी है या किसी जनरल के हाथ की पीनी है। और ये तो हमने भी देखा कि उनके दफातर में जो उनके गुड ऑफिसेस थे बैरिया टाउन के, वहाँ पे सिविलियंस को नौकरियाँ नहीं मिलती थी अहम ओहदों पे। हमारी मिलिट्री के जो रिटायर्ड लोग थे वो बैठे हुए नज़र आते थे, और हाज़र सर्विस अफसरों के साथ भी उनकी इतनी बराह रास्त ताल्लुकात थे जो किसी बिल्डर के, किसी प्रॉपर्टी टाइकून के हमने नहीं देखे उसके बाद। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एजेंसियां कर क्या रही थीं मलिक रियाज के साथ, जो वो इस स्टेज पे चली गई कुछ एजेंसियां, कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को भी अंधेरे में रखा और उनसे डील करने की कोशिश की। तो सबसे पहले ये सवाल है रियासत के लिए। रियासत ने उन लोगों के बारे में फिर उन सारे जो कल्प्रेट्स थे जो कर रहे थे रियाज मलिक के साथ एक हाथ बढ़ा रहे थे, उससे फ़ायदा उठा रहे थे, उसको रिपोर्ट किया जा रहा है नेशनल मीडिया में, उसको यूट्यूबर्स बयान कर रहे हैं। मैं तो उनसे सुन के ये बात कर रहा हूँ, और अगर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्या हुआ, ठीक है, कोई ये नहीं बताएगा। अगर ये इतने सारे ग्रे एरियाज़ हैं, तो फिर आप कैसे कह सकती हो कि ये केस जो है मलिक रियाज का, ये किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा या इसका कोई नतीजा निकलेगा? बिल्कुल। लेकिन सर, इसकी आप ही की डिबेट में से एक मज़ीद ये सवाल निकल कर सामने आता है कि बैरिया टाउन को ग्रोथ मॉडल कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसकी लैंड कंट्रोवर्सीज जैसे आपने कहा कि 2018 से पहले की चल रही हैं। तो जब डेवलपमेंट और एलिगेशंस एक साथ साथ चल रहे हों तो फिर अकाउंटेबिलिटी का बेंचमार्क होना क्या चाहिए किसी भी मुल्क में?
पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो एक देखें, पाकिस्तान तो जंगल का कानून है ओरिजिनली। ये जो हमारी किताबें हैं कवानीन की, या ये जो आपके अदालतें हैं, वो तो सच्ची बात है वहाँ पे आम आदमी के लिए रसाई के दरवाजे आलमोस्ट बंद हैं। ठीक है। जिसके जेब में पैसा नहीं है वो इन अदालतों से इंसाफ नहीं ले सकता। एक प्रॉपर्टी डीलर जो है, या एक फॉर दैट मैटर हाउसिंग एजेंसी का जो मालिक है, वो अगर आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आपसे पैसे ले लिए, आपको फाइल दी लेकिन प्लॉट नहीं दे रहा, या आपकी ज़मीन पे उसने कब्ज़ा कर लिया है, तो कोई एक विंडो ऐसी नहीं है जहाँ पे जाके आप दरख्वास्त दें और आपको कोई इंसाफ मिल सके। कुछ भी नहीं है। वजह यह है कि ये इस तरह की ज़्यादतियाँ, एक्सेसेस हर जगह पे, हर सतह पे, निचली सतह से लेकर ऊपर की सतह पे हो रही होती हैं। उस वक्त हमारी ये एजेंसियाँ भी भांग पी के सोई हुई होती हैं, हमारे सारे अदारे भी, और आम आदमी लुट रहा होता है। तो ये एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी रियासत को एक फंक्शनल रियासत बनाने के लिए इन सारे, ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो सफ़ेद पोस्ट डाकू होते हैं, कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी का ऐलान करते हैं, ज़मीन ही नहीं उनके पास होती जितनी फाइलें बेच देते हैं, और फिर वो लोग जो ख्वाब देख रहे होते हैं लोअर मिडिल क्लास के, कि जिन्होंने जमा पूंजी जमा की होती है, वो पैसे दे देते हैं, और उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और वो भटकते रहते हैं। और हमने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटियों में इसी तरह देखा। लेकिन मलक रियाज इस मामले में तो बेहतर था कि कम से कम वो फाइल बेच के किसी के साथ चीट नहीं उस तरह से उसने किया जितना दूसरे लोगों ने किया। ठीक है। हाँ। सर, सोशल मीडिया पे ख़बरों की गर्दिश करने की हमने बात की, उसमें एक मेजर ख़बर ये भी है कि एक इंटेलिजेंस इदारे के एक सीनियर अफसर, वो रीसेंट पास्ट में मलिक रियाज के पास जाकर उनसे काफ़ी मुलाकातें उन्होंने की हैं और उनसे बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल किए हैं। हाँ, अभी एक दोस्त कह रहे थे कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ले भी नहीं सकता, लेकिन उसी सांस में ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ जरदारी का वो नाम ले रहे थे, मोहसिन नकवी का नाम ले रहे थे, और लोगों के नाम ले रहे थे, लेकिन उस अफसर का नाम लेने से पर जल रहे थे कि अब अव्वल तो आप इल्ज़ाम क्या लगा रहे हो, एक अफसर के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो फ्रीक्वेंटली दुबई में जाके मिलता रहा है रियाज मलिक रियाज से। उस वक्त जब मलिक रियाज जो था उसके लिए पाकिस्तान में गुंजाइश ख़त्म कर दी गई थी, वो यहाँ से चला गया था, और अब आप ये हौसला नहीं कर पा रहे। जरदारी साहब का जिक्र 1 मिनट में कर देते हैं, मोहसिन नकवी का 1 मिनट में कर देते हैं, फ़लाने ने हमायत की, फ़लाने ने उसकी सपोर्ट की, और उस अफसर से मेरा ख्याल है वो अफसर भी जिसकी तरफ इनका इशारा है वो रिटायर हो चुके हैं इस वक्त, और शायद इसीलिए ये जिक्र भी उसका कर रहे हैं चूँकि वो रिटायर हो गए। सर, हम भी उनका नाम नहीं ले सकते? पता नहीं, अब मुझे लगता है जैसे एक्स हमारे IAS चीफ हैं, शायद उनकी तरफ इशारा है, तो लेकिन अब मैं तो यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि ख़बर जो दे रहे हैं वो उनका नाम छुपा रहे हैं। ठीक है। और बाकी लोगों के नाम जो हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है। सर, आपने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया, ये ख़बरें भी हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि इस केस को प्रोसीड ना किया जाए, मलिक रियाज के केस के अगेंस्ट कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इससे पाकिस्तान में रियल इस्टेट बिज़नेस अफेक्ट होगा और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगी। तो इन ख़बरों की वैसे तो ना ही कोई तरदीद किसी ने की है, ना ही तस्दीक की है। हाँ, ये भी इसी तरह इन्हीं जो साहबान वाकफ़ान हाल हैं जो कहते हैं कि हमें पता है अंदर क्या हो रहा है, वो जब खबरें देते हैं। लेकिन एक बात तो सबको पता है, इसमें कुछ हकीकत भी है, वो ये कि मोहसिन नकवी साहब का जो चैनल है लाहौर 24 न्यूज़, 24 सिटी 42 बेसिकली उनका चैनल है, और 24 न्यूज़ है। तो इनके ऊपर 2 हाउसिंग सोसाइटियों के लगातार एड्स चलते थे जी, एक बैरिया टाउन के और एक लेक सिटी के जी। अब बैरिया टाउन के साथ उनका एक एनुअल तय था, बजट था, और इसी तरह लेक सिटी के साथ भी। अब मोहसिन नकवी साहब को अच्छी तरह याद है, पता है, वो जब अपना एक चैनल चला रहे थे या उससे पहले जब वो CNN के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मलिक रियाज साहब का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है पावर स्ट्रक्चर में भी, सियासी एलीट में भी, और हर जगह पे। तो उन्होंने
उनसे जैसे लोगों ने मलक रियाज से फ़ायदे उठाए, मोहसिन नकवी साहब ने भी उठाए। जी। अब मोहसिन नकवी साहब की बारी थी जब वो वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब से कहा, ये ख़बरें हैं कि उन्होंने कहा कि आप इनके ऊपर ज़रा हाथ नरम रखें, अगर इसी तरह बैरियर टाउन जैसा अदारा उल्टा दिया जाता है तो हो सकता है कि रियल इस्टेट की जो पाकिस्तान में एक ज़्यादा एक्टिविटी है, लोग ज़मीनें प्लॉट ख़रीदते हैं, ये वो उसको नुकसान पहुँचे। क्योंकि मलक रियाज साहब ने रावलपिंडी से जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो DHA 1 था, रावलपिंडी DHA, वो वहाँ से लेकर कराची तक, और उन्होंने जो शानदार किस्म की एक हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई थी, वो पाकिस्तान में हमने पहले तो कहीं विटनेस नहीं की थी जी। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने मोहसिन नकवी साहब की इस तजवीज़ को डिक्लाइन कर दिया जी। डिक्लाइन किस लिए किया? डिक्लाइन इसलिए किया कि जो आपके नॉलेज में ही होगा कि मलक रियाज ने ट्वीट्स भी किए थे कुछ, और उसने कहा था कि मैं किसी सियासी जमात या किसी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवा नहीं करूँगा। जी बिल्कुल। उनके ऊपर एक प्रेशर था, मलक रियाज के ऊपर, कि जब ये जो ख़ास तौर पे ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस था जी। जो कि पाकिस्तान का इस वक्त 71 अरब बनता है, 71 अरब रुपया बनता है। ये बुनियादी तौर पे वो रकम थी जो क्राइम एजेंसी, ब्रिटेन क्राइम एजेंसी ने एक डर्टी मनी के तौर पे इसको वहाँ के बरतानिया के बैंक्स में फ्रीज कर दिया था, और फिर उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की रियासत को जाना चाहिए पैसा। इमरान खान साहब ने रियाज मलक साहब की गुजारिश पे, और जो उनके उस वक्त के अकाउंटेबिलिटी के मिनिस्टर थे, उनके कहने पे ये किया कि ये जो अमाउंट है मलक रियाज की, इसको रियासत पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करने की बजाय वो सीधा रकम जो है सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में भिजवा दी, जहां तकरीबन 450 अरब रुपए का जुर्माना मलक रियाज साहब को किया गया था 18 में जी। अब साकिब निसार की अदालत में वो जमा रकम करवा दी गई। ठीक है। अब ये कहती है मौजूदा हुकूमत कि वो पैसे बुनियादी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे। ठीक है। और वो पैसे सिंध में जो हाउसिंग सोसाइटी बैरियर टाउन बनी थी उसकी ज़मीनों की कीमत के मद में लिए गए थे, एक जुर्माने की सूरत में। उस जुर्माने को ब्रिटेन क्राइम एजेंसी ने जो मलक रियाज की प्रॉपर्टी जो थी उस की रकम जो फ्रीज़ की थी, उसको तो उसमें नहीं करना चाहिए था शामिल। लिहाजा ये जुर्म हुआ है इमरान खान से, उसने अपनी कैबिनेट को नहीं दिखाया। ये इल्ज़ाम है इस गवर्नमेंट का जी। लिहाजा इस केस में जो डील हुआ था बैरियर टाउन का और मलक रियाज का, जिसके नतीजे में अल कादर ट्रस्ट जो था वो कायम किया गया था, और उसमें 450 कनाल अराजी बैरियर टाउन ने ख़रीद के इमरान खान साहब को दी थी कि आप यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाएं। अल कादर ट्रस्ट उसका नाम रखा गया था। ये जो स्कैम है, इस स्कैम में रियाज मलक की गवाही चाहिए थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तानी हुकूमत को जी। अब मलक रियाज साहब ने इस एक नाफरमानी करते हुए उस रियासी ढांचे के साथ जिसकी कन्वीनियंस के साथ मिल के उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून बनने का सफ़र तय किया था जी। तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि मैंने किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं देनी। बिल्कुल। उनका ये मौक़िफ़ था जो उन्होंने ट्वीट किए, या उन्होंने कहा कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, मैंने बहुत सारे सियासतदानों के साथ मिल के जो भी किया है मैं किसी के ख़िलाफ़ भी गवाही नहीं दूँगा। मैंने बहुत सारे जर्नैलों के साथ मिल के जो किया है मैं किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूँगा।
क्योंकि मलक रियाज की जो इब्तदा हुई थी, अगर आपको याद होगा, एडमिरल सरोही साहब हमारे नेवल हेड होते थे, वो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है। उन्होंने बहरिया का टाइटल जो था ना सबसे शुरू में, हाँ, समझ वो गई। नवाजा था समझ गई जी। इनको, और असलम बेग साहब आर्मी चीफ थे जी। मुझे याद है कि रावलपिंडी के साथ सवा एक पुल, सवा एक नाला है जो कि बारिशों में जब पानी मारगला की पहाड़ियों पे आता है तो सवा भर जाता है, वरना वो खाली। उस सवा के साथ का इलाका जो था वो गैर आबाद, जो सरकारी इलाका भी था कुछ, वो भी उनको दे दिया गया, और कुछ लोगों की जो ज़मीनें थीं वो उन्होंने ताजी मलक के ज़रिए मशहूर ज़माना, ये जो इस वक्त हमारे इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उनके अंकल थे, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के वालिद नवाज़ खोखर साहब, इन्होंने ये हरावल दस्ता थे बैरिया टाउन का, जो ज़मीनों को लोगों से ज़मीनें लेते थे, जो पैसे लेना चाहे उससे उसको पैसे दे देते थे, जो ज़मीन नहीं बेचना चाहता था उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते थे, और ये ज़मीनें सारी उन्होंने रावलपिंडी की जो पहली DHA बनाई थी वो इस्टेब्लिशमेंट की कन्वीनियंस के साथ, उनकी मर्ज़ी के साथ, उनकी सहूलत के साथ बनाई थी उन्होंने, तो उनको उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाहौर का प्रोजेक्ट किया, उसके बाद रावलपिंडी में काफ़ी बड़ी एक्सटेंशंस की, बैरिया टाउन की बहुत बड़ी सोसाइटी है रावलपिंडी में, वो भी उनकी मर्ज़ी से हुई। फिर उनके साथ मिलके एक DHA वैली, डिफेंस वालों के साथ मिलकर DHA वैली का प्रोजेक्ट किया जी, कोलैबोरेशन में, जिसके ऊपर अभी तक मिलिट्री उनसे नाराज़ है। और ये भी बड़ी एक कोइंसिडेंट है कि 450 अरब रुपए का तखमीना लगाया था DHA वैली में, जो अभी तक डिफेंस उसको उस तरह से एक सोसाइटी के तौर पे नहीं चला सका, उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा था 450 अरब का जो नुकसान हमें बैरिया टाउन की वजह से हुआ, उस शराकत की वजह से। ठीक है। और मज़े की बात है 2018 में 450 अरब रुपए का ही उनको जुर्माना किया गया था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि साकिब नसार ने जो जुर्माना किया था बैरिया टाउन पे उस वक्त, कोशिश तो ये की गई थी कि जरदारी साहब को लपेटा जाए रावलपिंडी, कराची के जो प्रोजेक्ट है उसके, लेकिन उनके कोई सबूत नहीं थे कि जरदारी साहब को पकड़ा जाएगा। तो चूंकि सबूत नहीं थे तो उन्होंने लमसम एक जुर्माना कर दिया बैरिया टाउन को 450 अरब रुपए का। ठीक है। और कहते हैं कि ये वही अमाउंट थी जो DHA समझ रही थी कि इसको रियाज मलक को हमें देनी चाहिए। ये भी इस मुल्क के अजीब वाक़यात हुए। अच्छा खैर, वो इमरान खान साहब ने चूँकि उधर एडजस्ट कर दिया, तो अब इसने इनकार कर दिया कि मैं गवाही नहीं देनी। यही बुनियादी जुर्म है मलक रियाज का, जिसकी वजह से आज ये आपने बताया कि उसको पकड़ने के लिए इंटरपोल को एक्टिव किया गया है, रेड वारंट जारी किए गए हैं। लेकिन क्या दुबई आपकी मदद करेगा इस सिलसिले में? अब कहते हैं कुछ लोग कि वो माल्टा चला गया, क्या आप उसको पकड़ लेंगे? ये भी एक सवाल है। सर बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि UAE पाकिस्तान के बिज़नेस एलीट्स के लिए, पॉलिटिकल एलीट्स के लिए एक सेफ़ हेवन भी बनता चला जा रहा है। एक तो ये, दूसरा आपकी इस पूरी डिबेट से मेरे जहन में एक और सवाल आया, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत से मुक़्तदर हलकों के लोगों को ये मशवरा दिया है कि वो मलिक रियाज साहब से डील कर लें। जो जरदारी साहब है ना, उनके बारे में ये है कि वो मुश्किल तरीन हालात में भी अपने दोस्तों का दफा करते हैं जी। जहाँ पे पर जलते हैं लोगों के कि वो मलिक रियाज की सपोर्ट करें या हमायत करें, वो वहाँ पे मुस्तकिल मलिक रियाज की वकालत करते रहे। उन्होंने कहा कि आप इस नुक्ते की बुनियाद पर मलिक रियाज के साथ ये ना करें। वजह यह है कि मलिक रियाज में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां हैं, तो कुछ खूबियां भी हैं। तो उन्होंने बार बार, इसके बावजूद कि उनको पता था कि किसी ने उनकी बात नहीं सुननी, या हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हों, लेकिन जरदारी साहब का एक रवैया है हमेशा से। इसका मतलब इस खबर में अभी सच्चाई लोग है। हाँ, अभी लोग ना उन यहाँ पे ख़ासतौर पे पंजाब में एक परसेप्शन है उनके बारे में कि वो तो ये तो
जरदारी साहब अगर फ़र्ज़ करें कोई उनके करैक्टर पे 100 तरह की बातें होती हैं, अगर उस बंदे में वो हो एक जिसको आप कहते हैं बदला लेने वाली, नहीं, ये जो चश्म पोशी वाली हाँ कि यार इसको सारे फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई होने दो, मेरा क्या जाता है। हाँ वो क्यों खड़े हों हाँ, मलक रियाज के साथ, वो इसलिए मलक रियाज के साथ खड़े होते हैं, ठीक है। जिस तरह वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी कई दफ़ा खड़े होते हैं। मुश्किल वक्त में तो वो साथ देते वो हैं। मुश्किल वक्त में किसी बंदे का साथ कम छोड़ते हैं, कई दफ़ा छोड़ भी देते होंगे, मैं ये कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन कम छोड़ते हैं। लेकिन उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की, उसी तरह की कोशिश की जैसी मोहसिन नकवी ने की या जैसे कुछ और लोगों ने की होगी। लेकिन जरदारी साहब का बड़ा पीपा यहाँ पे बजाया जाता है सिर्फ इसलिए कि चीज़ें बिक जाती हैं। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ आप एक टैगलाइन लगाएं, शायद बहुत सारे लोग उसको देखेंगे। अगर आप कोई कहे कि जरदारी साहब ने कहा है कि रियाज मलिक जो है वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो शायद कोई भी ना देखे। तो बुनियादी तौर पे जरदारी साहब ने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जिनके साथ उनका एक ताल्लुक़ था। लेकिन मलिक रियाज ने भी यही कहा, उससे जब पूछा गया कि आपने इतने लोगों से काम किया तो आपको सबसे बेहतर आदमी कौन सा लगा, उसने कहा आसफ़ अली ज़रदारी। आसफ़ अली ज़रदारी के साथ जिन लोगों का राब्ता रहा है या जो लोग उनके साथ किसी मुआहदे में रहे हैं, कोई हाथ में लाया उन्होंने, वो उनकी तारीफ़ ही करेंगे। और ये एक उस बंदे की खूबी है, उसका जितना भी आप मीडिया पे इम्प्रेशन ख़राब करें, जो मर्ज़ी करें, उनको कई तरह के ताने दें, लेकिन वो एक बंदा है जो जहाँ पे वो कहता है कि मैं ये बात करनी है तो वो करता है, खा कोई बुरा समझे खा उसको अच्छा समझे। सर इस सारी डिबेट से तो हालांकि मलिक रियाज के साथ मुस्लिम लीग नून वालों के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे और भी कई पार्टियों के अच्छे ताल्लुकात थे मलिक रियाज के साथ, लेकिन जब किसी के साथ बुरा वक्त आता है तो लोग अपनी अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं। सर ठीक है, लेकिन आपकी सारी डिबेट से एक सिल्वर लाइनिंग मुझे नज़र आ रही है कि हम इन लोगों में एक पॉजिटिव एंगल तो देख रहे हैं। जैसे आपने प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी एक क्वालिटी की तारीफ़ की, मोहसिन नकवी साहब की भी एक क्वालिटी की तारीफ़ की, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये कि पहले भी पास्ट में हिस्टोरिकली पाकिस्तान में बिज़नेस एलीट्स के दरमियान और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के दरमियान लिंकेजेस, इनफॉर्मल लिंकेजेस कह लें, रहे हैं। तो ये जो मलिक रियाज केस है ये एक मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक बिज़नेस नेक्सस को एक्सपोज करता है या फिर इसको हम एक इंडिविजुअल के केस के तौर पर देखें जिसको सिर्फ ओवर पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है कुछ हलकों की जानिब से? देखिए, मेरा ख्याल है ओवर पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। वजह क्या है? लिंक्स क्या है? लिंक्स तो ये एक ऐसा आपका क्लब है जिसमें सियासतदान, बिज़नेस कम्युनिटी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के जो ऊपर वाले लोग हैं वो ये सब एक ही होते हैं अमूमी तौर पे और फ़ायदे उठा रहे होते हैं। सब लोग बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, लेकिन गरीब आवाम को कुछ पता नहीं चलता, उनको समझ नहीं आ रही होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं फ़ायदे उठा कर भी टोपी पहन के, नमाज पढ़ के ऐसे खड़े होकर कहते हैं कि हम तो बहुत साफ़ हैं, बड़े क्लीन हैं। कुछ लोग हैं वो अपने जैसे हैं वो वैसे अपने आप को शो करते हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़रदारी साहब के बारे में कि ज़रदारी साहब का सब, जब भी मलिक रियाज का नाम आता तो ज़रदारी साहब, भाई अगर देखा जाए तो कराची का प्रोजेक्ट बैरियर टाउन का वो कब शुरू हुआ जी, उसके बाद ज़रदारी साहब की और उनकी एक रिलेशनशिप बनी ना। उससे पहले पिंडी का सारा प्रोजेक्ट, लाहौर का सारा प्रोजेक्ट जो था वो मियाँ बरादरान की एक ताल्लुक़ की वजह से वो डेवलप हुआ। आज भी लाहौर बैरियर टाउन जो है उसके रास्ते में 2 सोसाइटियाँ हैं, एक LD एवेन्यू और एक और सरकारी, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं है बैरियर टाउन की। तो बैरियर टाउन को हर जगह पे ही मदद की गई है सियासी तौर पे, लेकिन चूंकि ज़रदारी साहब ने मदद की थी तो वो एक स्कैंडल बना दिया गया। पिंडी वाला स्कैंडल नहीं बना, किसी को नहीं पूछा कि यहाँ पे ये इतनी डेवलपमेंट्स जो इतने बैरियर के फेज़ बन गए वो कैसे बन गए। तो ये सहूलत है ना आपके लिए। अब इस वक्त आप मलिक रियाज को पकड़ रहे हैं, क्या पता एक ज़माना फिर आएगा कि उसको यहाँ पे बुला के फिर कोई ताज पहना रहा होगा। ये जो हमारे पावर स्ट्रक्चर में या हमारा जो लीगल ढांचा है
या ये जो हम किसी को एक वक्त में कह रहे हैं कि ये गद्दार है, फिर वही हीरो बन जाता है, ये निज़ाम तब्दील होना चाहिए। जी, स्ट्रक्चर में फॉल्ट्स हैं इन इटसेल्फ। ये स्ट्रक्चर्स की तजादात हैं जो उभर के सामने आते हैं मुख्तलिफ शक्लों में। आज कुछ लोग कह रहे हैं एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई लगा रहा है जरदारी साहब पे इल्ज़ाम, कोई लगा रहा है मोहसिन नकवी पे इल्ज़ाम, तो कोई उस पे लगा रहा है मलिक रियाज पे इल्ज़ाम, कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जो सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो तजादात हैं उनके अंदर लोग फ्राई हो रहे हैं। ये उन तजादात की कहानी की एक नई शक्ल है। ये जो मलिक रियाज की नई फिल्म चल रही है ना, ये समझ लें कि उस वेब सीरीज़ का एक नया एपिसोड है। ठीक है सर, सरकारी मुलाजमीन की अगर हम बात करें, सरकारी मुलाजमीन और एंटी करप्शन ट्राइब्स के दरमियान हमेशा से ही कुछ ग्रे एरियाज़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नैब के चेयरमैन की कल की मीडिया टॉक पे बात कर लें, नज़ीर अहमद साहब की, उनका कहना था वो काफ़ी बरहम थे, काफ़ी गुस्से में नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि IMF और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे इदारे पाकिस्तान के सियासी मामलात में दखल अंदाजी करते हैं। ये इनकी इंटरफेरेंस, उन्होंने बहुत नागवार समझा उनकी इंटरफेरेंस को, और ये कहा कि उनकी जो भी रिपोर्ट्स शाया होती हैं हमारे बारे में, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का इल्म ही नहीं है। तो वो अपने तौर पे सीख पा थे, तो उसके बारे में कुछ कहें। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि IMF जो है वो नैब के या पाकिस्तान के सरकारी अफसरों के बेडरूम में IMF जो है वो बेडरूम में दाखिल हो रही। अब सवाल ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने या IMF ने पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर एक क्रिटिकल रिपोर्ट बनाई है जी। आप उस रिपोर्ट को एनालाइज करने की बजाय उसमें जो कुछ चीज़ें आपकी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की बजाय आप सीधा उनको रिबटल कर रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि ये मुदाखलत है जी। मुदाखलत तो IMF की है ना, कि वो ऑयल की प्राइसेस फिक्स कराता है, वो गैस की प्राइसेस फिक्स कराता है, वो आपका जो टैक्स रेशियोज़ हैं उनको करवाता है, वो आपके स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है उसको वो देखता है। उसने FATF की ग्रे लिस्ट से हमें निकलवाया, उससे निकलवाया है, उसने आपको ब्रीथिंग स्पेस दी है, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो वो आपको आगे लेकर आया। तो अब आपकी ज़ात के बारे में या आपके अदारे के बारे में अगर बात हो रही है तो आप इतना अनहेल्दी रिस्पांस क्यों दे रहे हैं, गैर सेहतमंदाना रिस्पांस क्यों दे रहे हैं। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि नैब ने पिछले 3 सालों में जितनी रिकवरीज की हैं पूरी दुनिया में किसी इदारे ने इतनी रिकवरीज नहीं की और हमारे पास रिकॉर्ड है उनका। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में इतनी करप्शन नहीं हो रही जितनी यहाँ पे हो रही है, जिसकी वो रिकवरी कर रहे हैं। तो इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। तो मेरा कहने का मतलब कि उनको वो चूँकि एक फ़ौजी रिटायर्ड हैं, जनरल रिटायर्ड है ना, अगर वो सिविल ब्यूरोक्रेट होता तो शायद इस तरह का रिस्पांस ना करते, इस तरह का रद्द-ए-अमल ना देते। चूँकि जनरल्स की ट्रेनिंग ही ये होती है कि वो उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो एक उसके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होती है या एक एग्रेशन होता है। वो एग्रेशन हमें उनके इस जवाब में भी नजर आए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस ऑन ऑल द इश्यूज टुडे। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।